हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से आप सभी का अमाइन लेसन में। आज फिर से एक अमाइन की नई रिएक्शन हम पढ़ेंगे, जिस रिएक्शन का नाम है हॉफमैन्स कार्बिल अमाइन रिएक्शन। पिछले वीडियो तक हमने अमाइन की 4 रिएक्शन जो है वो पूरी तरह से समझ ले। आज नई रिएक्शन नंबर 5 रिएक्शन का नाम है हॉफमैन कार्बिल अमाइन रिएक्शन। तो रिएक्शन का नाम इस तरह से क्यों हॉफमैन? फिर से साइंटिस्ट का नाम है, जिस साइंटिस्ट ने इस रिएक्शन को प्रपोज किया है उस साइंटिस्ट के नाम पर हॉफमैन। कार्बिल अमाइन क्या है? तो कार्बिल अमाइन मतलब अल्कील या और अरील आइसोसाइनाइड। देखिए, आइसोसाइनाइड जो होते हैं, आइसोसाइनाइड किसके? एक तो अल्कील के या अरील, उस आइसोसाइनाइड को कार्बिल अमाइन भी कहते हैं। मतलब कार्बिल अमाइन ये जो नाम है वो आइसोसाइनाइड का है। अब आइसोसाइनाइड क्या होता है? तो देखिए, इस तरह से अगर लिखिए RC ट्रिपल बॉन्ड N, तो ये होगा अल्कील साइनाइड। अल्कील साइनाइड मतलब R ग्रुप है, C ट्रिपल बॉन्ड N को अटैच है, अल्कील साइनाइड। अब अगर इसी फॉर्मूले को अगर हम इस तरह से लिखते RN ट्रिपल बॉन्ड C, देखिए दोनों का फॉर्मूला एक जैसा है मगर डिफरेंस है। यहाँ पे अल्कील ग्रुप कार्बन को अटैच है, यहाँ पर अल्कील ग्रुप नाइट्रोजन को अटैच है। तो जिसका फॉर्मूला RC ट्रिपल बॉन्ड N है वो अल्कील साइनाइड है, और जिसका फॉर्मूला RN ट्रिपल बॉन्ड C है तो ये हो गए अल्कील आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड होने के लिए कौन सा ग्रुप चाहिए? N ट्रिपल बॉन्ड C। ये हो गए अल्कील के। अब अरील का कैसा होता है? N ट्रिपल बॉन्ड C। Ar मतलब अरील और N ट्रिपल बॉन्ड C है तो आइसोसाइनाइड। ये होगा अरील आइसोसाइनाइड, ये होगा अल्कील आइसोसाइनाइड, ये होगा अरील आइसोसाइनाइड। उसी तरह से अल्कील आइसोसाइनाइड जैसी अरील साइनाइड कैसे लिखेंगे? जैसे ये RC ट्रिपल बॉन्ड है, अल्कील साइनाइड। अब यहाँ पर R की जगह पर अगर Ar अटैच करें और C ट्रिपल बॉन्ड N, तो इसे क्या कहेंगे आप? अरील साइनाइड। तो देखिए RC ट्रिपल बॉन्ड N अल्कील साइनाइड, ArC ट्रिपल बॉन्ड N अरील साइनाइड, RN ट्रिपल बॉन्ड C अल्कील आइसोसाइनाइड, ArN ट्रिपल बॉन्ड C अरील आइसोसाइनाइड। तो हमारे इस टेस्ट में, इस रिएक्शन में अमाइन के क्या प्रोड्यूस होते हैं? एक तो अल्कील आइसोसाइनाइड या एक तो अरील आइसोसाइनाइड। अल्कील या अरील आइसोसाइनाइड मतलब ही कार्बिल अमाइन। तो इस टेस्ट में, इस रिएक्शन में अमाइन से एक तो अल्कील आइसोसाइनाइड या अरील आइसोसाइनाइड बनते हैं, जिसे कार्बिल अमाइन कहा जाता है। इसलिए इस टेस्ट को कार्बिल अमाइन रिएक्शन कहते हैं, कार्बिल अमाइन टेस्ट कहते हैं। ये एक्चुअली अमाइन की, खास कर प्राइमरी अमाइन की, बिकॉज ये जो कार्बिल अमाइन टेस्ट है ये सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अमाइन दिखा सकते हैं, सेकेंडरी और टर्शियरी ये टेस्ट नहीं है। इसलिए ये प्राइमरी अमाइन की आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है, क्योंकि अमाइन में सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अमाइन आइसोसाइनाइड फॉर्म करते हैं, वो चाहे अल्कील आइसोसाइनाइड हो या अरील आइसोसाइनाइड हो। इसलिए ये प्राइमरी अमाइन की स्पेशल टेस्ट है, जिसे हम कार्बिल अमाइन रिएक्शन कहते हैं। इस रिएक्शन को सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अमाइन ही शो करेंगे, इसे सेकेंडरी और टर्शियरी नहीं शो करेंगे। तो देखिए, रिएक्शन समझते हैं। किस रिएक्शन को हॉफमैन कार्बिल अमाइन रिएक्शन कहते हैं? तो जिस रिएक्शन में एक तो RNH2 मतलब, या ऐसा भी लिख सकते ArNH2, ये हो गए अल्कील अमाइन मतलब प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन, ये हो गए अरील अमाइन मतलब एरोमेटिक अमाइन। मतलब ये रिएक्शन प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन की भी है और प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन की भी। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? एलिफेटिक, प्राइमरी और एरोमेटिक प्राइमरी क्या? अमाइन। तो ये जनरली क्या हो गया? RNH2
और ArNH2 एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन या एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन। तो इसकी जो रिएक्शन है किसके साथ है? CsCl3 क्लोरोफॉर्म। मतलब इस रिएक्शन में प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन को या प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन को किसके साथ हिट करते? CsCl3 क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH थ्राइस ऑफ, मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का अल्कोहलिक सॉल्यूशन, AlC मतलब अल्कोहलिक, अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में इन तीनों को हिट किया जाता है। मतलब अब डेफिनेशन कैसे बनेगी? व्हेन एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन और एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन हिटेड विथ क्लोरोफॉर्म एंड अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर इस अमाइन को, प्राइमरी अमाइन को, एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ आप जब हिट करेंगे तो इस रिएक्शन में अल्किल आइसोसाइनेट या अरिल आइसोसाइनेट फॉर्म होगा। तो देखिए रिएक्शन, हम सबसे पहले अल्किल अमाइन मतलब एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन को कंसीडर करते हैं। तो क्या होगा? देखिए, ये अगर दो हाइड्रोजन यहां से निकाल दिए जाए तो ये होगा Rn, और इसमें से ये जो कार्बन है ये नाइट्रोजन को अगर दे दे तो इतना पार्ट बन जाएगा। तो क्या फॉर्म हो जाएगा? Rn, और ये C उसको अटैच होगा तो ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म होगा, क्योंकि नाइट्रोजन के ऑलरेडी दो बॉन्ड ब्रेक हो गए, मतलब दो बॉन्ड तो बनाने वाला है कार्बन के साथ। मगर फिर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर भी है, इसलिए नाइट्रोजन वो लोन पेयर देकर तीसरा भी बॉन्ड फॉर्म करता है। इसे कहते हैं Rn ट्रिपल बॉन्ड C, अल्किल आइसोसाइनाइड। ये फॉर्म होगा अल्किल आइसोसाइनाइड। अब क्या बचा? देखिए, ये दो हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन, ये हो गए तीन हाइड्रोजन, और भी ये तीन हाइड्रोजन, तीन अंतिम 6 हाइड्रोजन हमारे पास बचे, 6 हाइड्रोजन बचे। ये दो, ये तीन और ये तीन, मतलब 6 हाइड्रोजन। 3 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन 6 हाइड्रोजन, क्या लिख सकते हैं आप? ट्राइस ऑफ H2 होगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन बैलेंस। क्या बचे? 3 Cl 3 पोटेशियम, ट्राइस ऑफ KCl होगी रिएक्शन बैलेंस। तो ये अगर अल्किल अमाइन कंसीडर करते हैं, RNH2 से रिएक्शन लेते हैं तो अल्किल आइसोसाइनाइड फॉर्म होगा विथ वाटर एंड पोटेशियम क्लोराइड। अब यही जो अल्किल आइसोसाइनाइड है, ये क्या होगा? कार्बिल अमाइन। तो इसलिए इसे कार्बिल अमाइन रिएक्शन कहते हैं। या अगर आप ArNH2 से लेते रिएक्शन तो सिर्फ क्या फॉर्म होता? ये Rn ट्रिपल बॉन्ड C की हो जाए, मतलब ये और में लिखेंगे Rn ट्रिपल बॉन्ड C की जगह पर क्या बनता है? सिर्फ R को हटा दिए Arn ट्रिपल बॉन्ड C बनता, मतलब अरिल आइसोसाइनाइड। अरिल आइसोसाइनाइड भी कौन है? कार्बिल अमाइन। तो इस तरह से ये रिएक्शन को आप कर सकते हैं। तो रिएक्शन की डेफिनेशन याद रखिए। व्हाट इज हॉफमैन-कार्बिल अमाइन रिएक्शन? द रिएक्शन इन विच व्हेन प्राइमरी एलिफेटिक और प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन heated with chloroform and alcoholic potassium hydroxide solution, reaction gives either alkyl isocyanate or aryl isocyanate, that is carbyl amine. Therefore, this reaction called carbyl amine test or carbyl amine reaction. This is the only test for primary amine. This reaction do not show by the secondary or tertiary amine. So that is general reaction. What about the example? अब अगर प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन की जगह पे आप इथिल अमाइन लेंगे, मतलब C2H5NH2, इथिल अमाइन अगर आप ले तो बाकी पैटर्न तो इसे होता CsCl3 क्लोरोफॉर्म,
प्लस थ्राइस ऑफ KOH, इनको हिट करना है तो क्या हो जाएगा, फिर से ये दो हाइड्रोजन निकाल दो, इसका जो कार्बन है इससे अटैच कर दो, क्या हो जाएगा C2H5, ये N, और नाइट्रोजन दो बॉन्ड तो ऑलरेडी बना रहा है, अगर लोन पेयर देकर तीसरा भी बॉन्ड बना रहा है, N ट्रिपल बॉन्ड C। अब ये होगा इथिल, C2H5 इथिल, और N ट्रिपल बॉन्ड C होने की वजह से आइसोसाइनाइड, इथिल आइसोसाइनाइड मतलब कार्बोनिल। क्या बचा, सेम थ्राइस ऑफ H2O प्लस थ्राइस ऑफ KC, तो ये होगा इथिल अमाइन लेकर इथिल आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन। अगर इस रिएक्शन में आप प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन का एग्जांपल अगर एनिलीन लेते, प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन का क्या एग्जांपल है, एनिलीन, तो क्या होगा, तो इस तरह से लिखेंगे, ये होगा एनिलीन, एनिलीन प्राइमरी अमाइन है मगर एरोमेटिक। फिर से इसको रिएक्ट कर रहे हैं CH3 क्लोरोफॉर्म एंड अल्कोहलिक KOH के साथ हिट कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा, यहाँ पर दो हाइड्रोजन निकाल दो, एक कार्बन इसको ऐड कर दो, क्या फॉर्म हो जाएगा, ये बेंजीन एज इट इज, ये इसको अटैच है नाइट्रोजन, और ये नाइट्रोजन फॉर्म करेगा कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड, तो क्या होगा बेंजीन को अटैच N ट्रिपल बॉन्ड C, तो अब ये होगा फिनिल, और ये होगा आइसोसाइनाइड, तो आप क्या कह सकते हैं, फिनिल आइसोसाइनाइड। ये किसका एग्जांपल है, अरिल आइसोसाइनाइड। बाकी क्या बचा हुआ, थ्राइस ऑफ H2O, थ्राइस ऑफ H2O प्लस थ्राइस ऑफ KCl, हो गई कंप्लीट रिएक्शन। तो इस तरह से कार्बोनिल अमाइन की जनरल रिएक्शन और उसकी ये दो एग्जांपल याद रखिए, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हमेशा एग्जाम में पूछी जाती है। तो अब इसके बाद ये होगी रिएक्शन नंबर 5। इस रिएक्शन के बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं, अमाइन की रिएक्शन नंबर 6, एक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड। देखिए अगली रिएक्शन, रिएक्शन नंबर 6 अमाइन के लिए, एक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड ऑन अमाइन, नाइट्रस एसिड का इफेक्ट हाइपर ऑन अमाइन, मतलब अमाइन और नाइट्रस एसिड इनकी रिएक्शन। तो अब देखिए नाइट्रस एसिड जो है इसका फॉर्मूला है HNO, नाइट्रस एसिड का फॉर्मूला है HNO, मगर ये जो नाइट्रस एसिड है ये अनस्टेबल है। ये किस तरह का मॉलिक्यूल है, किस तरह का सब्सटेंस है, तो अनस्टेबल। इसका मतलब इसको जो है रिएक्शन में ही बनाना पड़ता है। अब उसको क्या कहते हैं, जिस सब्सटेंस को, जिस रिएजेंट को रिएक्शन में बनाते हैं उसे कहते हैं C2 फॉर्म। मतलब इसको किस तरह से प्रिपेयर करना पड़ेगा, C2 फॉर्म प्रिपेयर करना पड़ेगा। C2 फॉर्म प्रिपेयर करना मतलब विद इन रिएक्शन, जो रिएक्शन में ही बनता है, जो रिएक्शन में ही बनाया जाता है, जिसको बाहर से रिएक्शन में नहीं डाला है, जो रिएक्शन में ही बनता है और रिएक्शन में ही यूज होता है, उसे कहते हैं C2 फॉर्म प्रिपरेशन विद इन रिएक्शन, मतलब C2 फॉर्म प्रिपरेशन। क्यों इस तरह से नाइट्रस एसिड के लिए, तो बिकॉज वो अनस्टेबल है। तो ये देखिए, ये जो नाइट्रस एसिड की रिएक्शन है, ये अगर आपको करना है तो ये तो अनस्टेबल है, इसका मतलब ये तो रिएक्शन में आप डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। फिर ऐसा कौन सा रिएजेंट जो है, या ऐसे कौन से रिएजेंट जो है आप लेंगे जिससे रिएक्शन में नाइट्रस एसिड बनेगा, तो इसके लिए आपको लेना पड़ेगा NaNO2, मतलब सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl, वो भी डाइल्यूट HCl। फिर ये दोनों जाकर उनसे दो रिएजेंट लेना पड़ेंगे आपको रिएक्शन में, क्या बनाने के लिए, नाइट्रस एसिड। क्योंकि आपकी अमाइन के साथ रिएक्शन जो है इस टाइम नाइट्रस एसिड के साथ, फिर आप नाइट्रस एसिड अनस्टेबल होने की वजह से नाइट्रस एसिड को डायरेक्टली रिएक्शन में नहीं ले सकते हम, क्योंकि वो C2 फॉर्म प्रिपेयर करना पड़ता है, रिएक्शन में प्रिपेयर करना। फिर आप रिएक्शन में प्रिपेयर करना है तो उसके लिए रिएजेंट लगेंगे, तो फिर आप नाइट्रस एसिड नहीं ले सकते, तो क्या लेना पड़ेगा, सोडियम नाइट्रेट और डाइल्यूट HCl। मतलब ये दोनों जब रिएक्ट होंगे तो क्या बनेगा, नाइट्रस एसिड बनेगा। अब
किस तरह से रिएक्शन होगी, इस तरह से NaNO2 प्लस HCl, तो यहाँ पर हो जाएगा ये Na और Cl, NaCl, क्या बचा H अटैच हो जाएगा NO2, HNO2। अब ये HNO2 कौन है, HNO2 मतलब नाइट्रस एसिड। तो नाइट्रस एसिड डायरेक्टली ले सकते हैं आप, इसके लिए आपको सोडियम नाइट्रेट और HCl की रिएक्शन करना होगी अमाइन के साथ। तो देखिए ये जो नाइट्रस एसिड है वो सभी तरह के अमाइन के साथ रिएक्ट होता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, मगर इंपॉर्टेंट ऐसा है रिएक्शन का कि वो सबके साथ डिफरेंटली रिएक्ट होता। नाइट्रस एसिड प्राइमरी अमाइन के साथ डिफरेंटली रिएक्ट होता, सेकेंडरी अमाइन के साथ डिफरेंटली रिएक्ट होता और टर्शियरी अमाइन के साथ डिफरेंटली रिएक्ट होता। तो अब हम देखेंगे क्या ये अमाइन जो है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी ऊपर नाइट्रस एसिड का कैसा इफेक्ट होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ नाइट्रस एसिड, इफेक्ट ऑफ नाइट्रस एसिड ऑन, सबसे पहले प्राइमरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन फिर वो एलिफैटिक हो या एरोमेटिक हो, उस प्राइमरी अमाइन पर नाइट्रस एसिड का क्या इफेक्ट होता है, ये रिएक्शन किस तरह से की जाती है। तो देखिए जब RNH2 मतलब प्राइमरी अमाइन, मगर इस टाइम आपने कौन से अमाइन लिए, एलिफैटिक। क्यों ऐसा, बिकॉज हमको अरिल अमाइन भी लेना है, एरोमेटिक अमाइन भी लेना है। रिएक्ट होंगे किसके साथ, तो नाइट्रस एसिड के साथ। अब नाइट्रस एसिड लाने के लिए हमको क्या लगेगा, NaNO2 प्लस HCl, इस तरह का HCl डाइल्यूट HCl। अब ये रिएक्शन को अगर बैलेंस कर रहा है तो आपको लेना पड़ेगा ट्वाइस ऑफ HCl। तो देखिए क्या हुआ है, प्राइमरी अमाइन दैट रिएक्ट विद सोडियम नाइट्राइड, यानी मतलब सोडियम नाइट्राइड and dilute HCl at the temperature 273 to 278 Kelvin। कम टेम्परेचर है, कोल्ड कंडीशन है, 273 से 278 केल्विन, ये कोल्ड कंडीशन है। तो कोल्ड कंडीशन में रिएक्शन होती है। तो देखिए आप बोलेंगे कि यहाँ पर नाइट्रस एसिड का इफेक्ट लीजिए, फिर यहाँ पर नाइट्रस एसिड क्यों नहीं लीजिए। तो नाइट्रस एसिड तो डायरेक्टली रिएक्शन में नहीं ले जाता क्योंकि वो अनस्टेबल है। फिर वही नाइट्रस एसिड कौन बनाता है, सोडियम नाइट्राइड और HCl जब रिएक्ट हो गए आपस में, हमने देखे भी रिएक्ट, तो ये सोडियम नाइट्राइड और HCl दोनों रिएक्ट होने के बाद में क्या बनाएंगे, नाइट्रस एसिड, और वही नाइट्रस एसिड फिर अमाइन के साथ रिएक्ट होगा। मगर आपको कंप्लीट जो है रिएक्शन समझना है तो यहाँ पर लेना पड़ेगा NaNO2 प्लस ट्वाइस HCl। अब इसको ही आप क्या कंसीडर कर सकते हैं, यही मिक्सचर जो होगा आपका, यही मिक्सचर होगा आपका नाइट्रस एसिड। मतलब ये दोनों रिएक्ट हो गए रिएक्शन में, सबसे पहले एक दूसरे के साथ तो वो नाइट्रस एसिड बनाए और वो नाइट्रस एसिड फिर अमाइन के साथ रिएक्ट होगा। फिर रिएक्शन इनके साथ अगर ले तो भी हो रही, या नाइट्रस एसिड के साथ अगर कर रहे तो भी हो रही, मगर जो इंटरमीडिएट है वो इन दोनों के साथ समझेंगे कौन से इंटरमीडिएट फॉर्म होते हैं। नाइट्रस एसिड का फॉर्मूला अगर डायरेक्ट रिएक्शन में ले तो इंटरमीडिएट में हो जाता। तो अब देखिए क्या होता है, तो सिंपल रिएक्शन देखिए, अगर ये वैसे तो टू स्टेप की रिएक्शन, अगर ये दो हाइड्रोजन यहाँ से अगर निकाल दिए जाए और ये नाइट्रोजन इस नाइट्रोजन को अटैच कर दे तो यहाँ पर बन जाएंगे डबल बॉन्ड इस तरह से R N। हम देखिए क्या चेंजेस कर रही है, R और ये N एज इट, दो हाइड्रोजन निकाल ले उससे, तो यहाँ क्या बचेगा सिर्फ N, और उस नाइट्रोजन को ये NaNO2 में नाइट्रोजन है ना, ये नाइट्रोजन उसको अटैच कर, तो R क्या हो जाएगा N, मगर दोनों में बनेगा डबल। पर यहाँ पर भी एक लोन पेयर है नाइट्रोजन पर, ये मत दिया, इस नाइट्रोजन पे क्या है लोन पेयर, वो नाइट्रोजन को लोन पेयर देकर तीसरा भी बॉन्ड फॉर्म करेगा, इस तरह से थर्ड बॉन्ड फॉर्म होगा। मगर नाइट्रोजन ने लोन पेयर डोनेट की, इससे उस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, क्या होगा N ट्रिपल बॉन्ड N। और ये Cl इसमें का एक इसको अटैच कर देखिए कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा, ये है अल्कील, R2 होने की वजह से अल्कील।
और N ट्रिपल बॉन्ड N मतलब N2 इस तरह से हो N2 एक नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज, इसे कहते हैं डायज़ो ग्रुप। इसे कौन सा ग्रुप कहते हैं? डायज़ो। तो ये होगा अल्किल और ये होगा डायज़ो ग्रुप, इसलिए डायज़ोनियम, अल्किल डायज़ोनियम और Cl प्रेजेंट इसलिए क्लोराइड। तो सबसे पहले अल्किल डायज़ोनियम क्लोराइड बनेगा। तो टू स्टेप की रिएक्शन है कि लिए जब प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन को या प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन को जब नाइट्रस एसिड के साथ ऐसा भी बोल सकते हैं या रिएक्ट विद NaO2 twice HCl at temperature 273 to 278 Kelvin रिएक्शन फर्टिलिटीज अल्किल डायज़ोनियम क्लोराइड। क्या बचा अब रिएक्शन में ये फॉर्म होने के बाद? एक Na बचा और एक Cl, NaCl। फिर से ये दो हाइड्रोजन थे, ये दो हाइड्रोजन थे, 2 और 2 4 और ये 2 ऑक्सीजन, ट्वाइस ऑफ H2। तो अब रिएक्शन होगी बैलेंस। मगर ये जो पहले फर्स्ट स्टेप में अल्किल डायज़ोनियम क्लोराइड बन रहा है वो सेकंड स्टेप में डिकम्पोज होता है वाटर में। मतलब इसको क्या करना है? अल्किल डायज़ोनियम क्लोराइड को, अल्किल डायज़ोनियम क्लोराइड को वाटर में ऐड करना है, रिएक्ट विद वाटर। वाटर मतलब H2 HON, इसमें उसका डिकम्पोजिशन होगा क्योंकि ये सॉल्ट वाटर में डिकम्पोज होगा। तो यहाँ पर सिंपल है कि क्या होगा, ये R और ये N इनमें का बॉन्ड रहेगा, ये H और OH में का बॉन्ड रहेगा। अब ये R और ये OH का पैर होगा तो फॉर्म होगा ROH। ROH मतलब अल्कोहल, ROH अल्कोहल। तो देखिए प्राइमरी अमाइन पर नाइट्रस एसिड का क्या इफेक्ट होता है? तो आप क्या कहेंगे? प्राइमरी अमाइन से जब नाइट्रस एसिड रिएक्ट होते हैं तो क्या फॉर्म होते हैं? मतलब सिंपल एक सेंटेंस में आपको याद रखना है, प्राइमरी अमाइन पर नाइट्रस एसिड का क्या इफेक्ट होता है? प्राइमरी अमाइन अल्कोहल प्रोड्यूस करते हैं। बाकी क्या बचे? अब ये जो 2 नाइट्रोजन बचे N ट्रिपल बॉन्ड N, 2 नाइट्रोजन मतलब N2 मॉलिक्यूल फॉर्म होगा, नाइट्रोजन गैस मतलब ये N ट्रिपल बॉन्ड N क्या फॉर्म कर रहे हैं? 2 नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन मतलब उनसे बनेगा N2 का मॉलिक्यूल। अब N2 मतलब नाइट्रोजन जो है गैस फॉर्म में रिएक्शन से निकलने क्या बचा? एक H और एक Cl HCl। तो इस तरह से इस रिएक्शन में अल्कोहल फॉर्म होते हैं प्राइमरी एलिफेटिक अमाइंस। अब यही रिएक्शन देखिए, छोटा सा डिफरेंस है, यही रिएक्शन आपने अगर एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन के लिए अगर की होती, मतलब ArNH2 की जगह पर ArNH2 ले, मतलब क्या होती है? अरिल अमाइन। तो अरिल अमाइन में क्या इफेक्ट होता है? नाइट्रस एसिड का NaO2 प्लस ट्वाइस ऑफ डाइल्यूट एसिड, इसका क्या इफेक्ट होता है? देखिए वही कंडीशन 273 टू 278 केल्विन टेम्परेचर की कोल्ड कंडीशन। अब यहाँ पर फिर से ये तो हाइड्रोजन अगर निकाल दी और ये नाइट्रोजन इसको अटैच अगर कर दे तो ये फॉर्म हो जाएगा इस तरह Ar सिंगल बॉन्ड N, फिर से ये नाइट्रोजन को ये वाला नाइट्रोजन अटैच कर दे तो ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। मगर एक नाइट्रोजन पाएगा पॉजिटिव चार्ज क्योंकि उन्हें दोनों पैरों में, और ये Cl उसको अटैच कर तो ये हो जाएगा Ar है इसलिए अरिल और N ट्रिपल बॉन्ड N डायज़ोनियम, अरिल डायज़ोनियम और Cl होने की वजह से क्लोराइड प्लस बाकी बाय प्रोडक्ट गैस की वजह से NaCl ट्वाइस H2। मतलब ये जो है अरिल अमाइन जो प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन वो अरिल डायज़ोनियम क्लोराइड दे। अभी अरिल डायज़ोनियम क्लोराइड जो है ये सॉल्ट है मगर वो ज्यादा स्टेबल है, अल्कील डायज़ोनियम क्लोराइड। देखिए क्या कहा, अरिल अमाइन जब रिएक्ट होंगे नाइट्रस एसिड के साथ तो वो अरिल डायज़ोनियम क्लोराइड फॉर्म करते हैं। दूसरा स्ट्रक्चर Ar एंड ट्रिपल बॉन्ड N Cl, इस तरह का। अब इसे ऐसा भी लिख सकते हैं आप,
ये होगी बेंजीन, Ar मतलब यहाँ पर बेंजीन कंसीडर करो इस तरह से, और वो किसको अटैच है, एन ट्रिपल बॉन्ड NCl, ऐसा लिखो या ऐसा लिखो, आप इसको क्या कह सकते हैं, अगर Ar की जगह पर आपने अगर बेंजीन भी लिख ली, क्या होगा, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। अब ये सब्सटेंस कैसा है, ये मोर स्टेबल है, मतलब अनिल डायज़ोनियम हैलाइड जो होते हैं, अनिल डायज़ोनियम क्लोराइड जैसे कि बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, ये मोर स्टेबल होते हैं। किससे मोर स्टेबल होते हैं, Rn ट्रिपल बॉन्ड NCl, मतलब अल्कील डायज़ोनियम, अल्कील डायज़ोनियम क्लोराइड से ज्यादा स्टेबल कौन सा सॉल्ट है, तो अनिल डायज़ोनियम क्लोराइड जैसे कि बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, मतलब अल्कील डायज़ोनियम क्लोराइड से हमेशा अनिल डायज़ोनियम क्लोराइड जैसे कि बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड ये कैसे होते हैं, मोर स्टेबल। आप मोर स्टेबल क्यों होते, तो उसके पीछे रीजन है, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है रेजोनेंस से स्टेबलाइज होता है, मतलब इसमें स्टेबलाइजेशन का कौन सा फिनोमेना है, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, मतलब जो एरोमेटिक स्ट्रक्चर होते हैं वो रेजोनेंस से स्टेबलाइज होते हैं, और ये एरोमेटिक स्ट्रक्चर नहीं, ये एलिफेटिक है, इसलिए एलिफेटिक स्ट्रक्चर कभी रेजोनेंस फिनोमेना नहीं बताता। अब रेजोनेंस का मतलब क्या होता है, तो रेजोनेंस का मतलब उसमें की जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो अगर एक कार्बन से दूसरे कार्बन पर, दूसरे कार्बन से तीसरे कार्बन पर, मतलब स्ट्रक्चर में जो एटम्स है वो स्ट्रक्चर के एटम में जब वो इलेक्ट्रॉन की पेयर डीलोकलाइज होती है, फिरती है एक एटम से दूसरे एटम पर, दूसरे से तीसरे, तो वो फिनोमेना जो होता है रेजोनेंस का होता है। इस स्ट्रक्चर में रेजोनेंस नहीं होता, क्योंकि अगर यहाँ पर नाइट्रोजन पर अगर लोन पेयर है तो नाइट्रोजन पर ही रहेगी, वो फिर आप इधर के कार्बन पर नहीं आएगी या स्ट्रक्चर में नहीं आएगी। मगर ऐसा नहीं, यहाँ अगर लोन पेयर है इस स्ट्रक्चर में, अब ये डबल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन पेयर, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन पेयर पूरे स्ट्रक्चर में फिरती है, उसे कहते हैं डीलोकलाइजेशन, और ये डीलोकलाइजेशन के वजह से एक ही स्ट्रक्चर नए अलग अलग फॉर्म में जो दिखता है, मतलब स्ट्रक्चर रहता है एक ही मगर उसके फॉर्म अलग अलग हमको दिखते हैं, वो अलग अलग फॉर्म में स्टेबलाइज होता है, उसे कहते हैं रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। इसलिए एक सवाल आप याद रखिए, वो नीट में पूछ सकते हैं, सीटी में पूछ सकते हैं, क्या इन दोनों में अल्किल डायज़ोनियम हैलाइड मतलब अल्किल डायज़ोनियम क्लोराइड कौन सा भी हो, और अनिल डायज़ोनियम क्लोराइड जो है जैसे कि बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, इनमें ज्यादा स्टेबल को तो आप कहेंगे अनिल डायज़ोनियम सॉल्ट जो रहते हैं या अल्किल डायज़ोनियम सॉल्ट से मोर स्टेबल होते हैं। क्यों मोर स्टेबल होते हैं, क्योंकि अनिल डायज़ोनियम हैलाइड में मतलब बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड में मोर स्टेबिलिटी, क्योंकि उनमें रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होता है, अल्किल डायज़ोनियम हैलाइड में रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन नहीं होता है। तो अब ये जो फिनोमेना है एक 2 मिनट में आप समझ लेंगे कि किस तरह से रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होता है अनिल डायज़ोनियम हैलाइड। मतलब ये रिएक्शन में एक छोटा सा टॉपिक है, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ अनिल डायज़ोनियम सॉल्ट मतलब हैलाइड। जैसे कि ये स्ट्रक्चर क्यों रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, इस तरह से लिखिएगा, ये होगी बेंजीन, इसको अटैच है ट्रिपल बॉन्ड NCl, अभी जो स्ट्रक्चर लेते हो वो इस तरह से, क्या नाम है इसका, बेंजीन डायज़ोनियम, और ये Cl में रहता है नेगेटिव चार्ज, क्लोराइड, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। अभी किस तरह से स्टेबलाइज होगा, इसके रेजोनेंस जो है किस तरह से फॉर्म होगी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कौन से स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग। तो जब एक कोई स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है कई सारे, तो वही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बता रहे हैं कि वो रेजोनेंस स्टेबलाइज। तो देखिए अगर ये वाली जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, मतलब ये जो पाई बॉन्ड है,
अगर इस कार्बन पे आपने शिफ्ट अगर कर दी, मतलब ये नाइट्रोजन में और ये कार्बन में जब डबल बॉन्ड फॉर्म होगा तो देखिए किस तरह से होगा। ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करना है, मतलब यहाँ बॉन्ड में ये दो बॉन्ड एज इट इज रहेंगे, ये, और ये जो यहाँ का जो बॉन्ड है वो ये नाइट्रोजन और कार्बन में शिफ्ट करना है, मतलब यहाँ क्या फॉर्म हो जाएगा, डबल बॉन्ड इस तरह से। अब यहाँ अगर डबल बॉन्ड फॉर्म हुआ है तो नाइट्रोजन पर डिफिशियंसी नहीं रहेगी, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन पर का डिफेक्ट हो जाएगा। अगर ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है यहाँ की थर्ड, ये नाइट्रोजन पर फिर से वापस चले जाएंगे, तो ये इस तरह से यहाँ पर हो जाएगा डबल बॉन्ड, और नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन पेयर एक थी पहले, ये नाइट्रोजन पर एक इलेक्ट्रॉन पेयर होती है, मगर ये जो है यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर, मतलब ये जो थर्ड बॉन्ड है उसकी इलेक्ट्रॉन पेयर नाइट्रोजन को अगर रिटर्न कर दें तो यहाँ पर नाइट्रोजन पर दो इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाते और ये Cl अब ये देखिए यहाँ की इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ शिफ्ट होगी, मगर ये कार्बन डिफिशिएंट हो गया है इसलिए इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो फर्स्ट स्ट्रक्चर होगा ये फर्स्ट रेजोनेंस होगा। देखिए कैसा फॉर्म हुआ पहला रेजोनेंस, ये स्ट्रक्चर है बेंजीन, बेंजीन को N ट्रिपल बॉन्ड है Cl, ये नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज है और नाइट्रोजन पर हम नहीं लिखते मगर वहां एक इलेक्ट्रॉन पेयर होती है इस तरह से। अब देखिए ये जो है यहाँ की अगर बॉन्ड पेयर जो है ये पाई बॉन्ड की, अगर ये इस कार्बन और नाइट्रोजन में शिफ्ट कर दे तो यहाँ क्या फॉर्म हो जाएगा, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड फॉर्म होगा तो नाइट्रोजन को एक लोन पेयर मिल गई, इसलिए उसकी डिफिशियंसी चलेगी तो आप उस पर पॉजिटिव चार्ज नहीं लिखेंगे, मगर ये जो है यहाँ की पेयर यहाँ शिफ्ट होने की वजह से यहाँ इस कार्बन की डिफिशियंसी आ रही है इसलिए यहाँ पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ की पेयर जो है यहाँ शिफ्ट होने की वजह से फिर ये जो पेयर है नाइट्रोजन पर फिर से शिफ्ट हो जाएगी, इसलिए नाइट्रोजन पर ये बॉन्ड शिफ्ट होने की वजह से तीन में से दो ही बॉन्ड बचेंगे और नाइट्रोजन पे हो जाएगी दो लोन पेयर, एक स्ट्रक्चर। फिर से इस स्ट्रक्चर को और भी हम स्टेबलाइज कर सकते हैं। ये अगर बॉन्ड पेयर यहाँ पर अगर शिफ्ट होगी, ये यहाँ पर दे और यहाँ शिफ्ट अगर कर दे तो फिर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। अगला स्ट्रक्चर ये बॉन्ड पेयर यहाँ शिफ्ट, ये तो पहले ही एज इट इज, फिर आप ये बॉन्ड पेयर यहाँ शिफ्ट होने की वजह से पॉजिटिव चार्ज इधर शिफ्ट हो जाएगा, बाकी एज इट इज रहेगा एन डबल बॉन्ड एन दो इलेक्ट्रॉन है और ये अटैच Cl। आप Cl बताओ उससे कोई रिएक्शन में फर्क नहीं गिरेगा। तो ये हो गया सेकंड स्ट्रक्चर। अब ये दो जो स्ट्रक्चर बन रहे हैं ये फॉर्मूला उनका एक जैसा है, सिर्फ डिफर करते हैं पोजीशन ऑफ पाई बॉन्ड, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन की पोजीशन। ये दो स्ट्रक्चर में पाई इलेक्ट्रॉन का पोजीशन जो है वो डिफरेंट है। यहाँ है स्ट्रक्चर में ये दो कार्बन मगर फॉर्मूला तो वही, इसलिए एक दूसरे की क्या हो गए रेजोनेंस हाइड्रोजन, और भी हाइड्रोजन बनता है रेजोनेंस हाइड्रोजन। अगर ये बॉन्ड हमने यहाँ अगर शिफ्ट कर दी तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ चला जाए तो अगला स्ट्रक्चर कैसा फॉर्म होगा, ये बॉन्ड एज इट इज, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, फिर अब ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये एज इट इज एन डबल बॉन्ड एन, इसके दो पेयर इस तरह से। अब ये भी तीसरा स्ट्रक्चर होगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये सब क्या फॉर्म हो रहे हैं रेजोनेंस, ये थर्ड होगा। अब अगर इस स्ट्रक्चर में ये होगा थर्ड स्ट्रक्चर, ये अगर बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा तो ये स्ट्रक्चर बनेगा, मगर आपने अगर यहाँ की जो इलेक्ट्रॉन पेयर है फिर से यहाँ अगर डाल दिए, मतलब ये बॉन्ड लेकर यहाँ शिफ्ट कर दें तो अगला स्ट्रक्चर इस तरह से, ये बॉन्ड एज इट इज, ये बॉन्ड भी जैसे की वैसे, मगर यहाँ का डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो रहा है, ये लंबी शिफ्ट होने की वजह से नाइट्रोजन के साथ हो जाएगा सिंगल बॉन्ड। अब नाइट्रोजन का सिंगल बॉन्ड होगा इसका मतलब उसकी जो डिफिशियंसी है
वापस लेकिन उसको फिर से प्लस चार्ज आ जाए, और इस पर अगर प्लस चार्ज आ गया तो फिर से यहाँ पर नाइट्रोजन की जो सेकंड में की एक इलेक्ट्रॉन पेयर है फिर से वापस आ जाएगी, मतलब वापस आ जाएगी तो ऑलरेडी 2 बॉन्ड से तीसरा बॉन्ड बन जाएगा। कितनी बचेंगी? एक, और बाकी एज इट इज। तो ये होगा फोर्थ स्ट्रक्चर अपना। मतलब यही जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर 1 2 3 3 4 स्ट्रक्चर में एट ए टाइम कन्वर्ट हो सकता है। तो जितना उसका कन्वर्जन होगा नंबर ऑफ स्ट्रक्चर में इस तरह है, तो उतना वो ज्यादा स्टेबलाइज हो जाएगा। मतलब ये स्ट्रक्चर मोर स्टेबल क्यों है? तो 1 2 3 4 फॉर्म से खुद को स्टेबलाइज करता है, अलग अलग फॉर्म में ढलता है, इसलिए उसको जो है स्टेबिलिटी ज्यादा मिलती है। तो इस वजह से ये जो बेंजीन डाइआज़ोनेट क्लोराइड है, ये इतने तरह की, ये सभी क्या है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इतने सारे वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता है, इसलिए वो मोर स्टेबल है अल्किल डाइआज़ोनियम क्लोराइड से। तो ये छोटा सा टॉपिक था हमारे रिएक्शन का, इसलिए हमने ले लिए। हमारे रिएक्शन शुरू है एक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड ऑन अमाइन। उसमें की पहली रिएक्शन देखी हमने ऑन प्राइमरी अमाइन, और ये प्राइमरी अमाइन में ही आया टॉपिक, इसलिए देख रहे। तो प्राइमरी अमाइन के साथ नाइट्रस एसिड का क्या इफेक्ट होता है? तो वो अल्कोहल फॉर्म करते ही इतना याद रखना है। अब इसके बाद में जो सेकंड वाली रिएक्शन है एक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड ऑन सेकेंडरी अमाइन और टर्शियरी अमाइन, हम अगले वीडियो में एक साथ देखेंगे। तब तक आप आज की रिएक्शन याद रखिए, एक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड ऑन प्राइमरी अमाइन।